अजय आनंद मराठे का जन्म 14 जनवरी 1963 को नागपुर में हुआ। इन्होंने बीकॉम तथा रेडियो टीवी सर्विसिंग में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा प्राप्त की है। अपने जीवन में इन्होंने कुछ समय सर्विस में बिताया एवं अनेक प्रकार के व्यवसाय भी वे कर चुके हैं। इनकी विशेष रुचि के विषयों में अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं बच्चों को मार्गदर्शन करना है। इनकी पत्नी का नाम सौ मधुरा है, जो एमए, एमफिल, बीएड, हिंदी लिटरेचर ये डिग्रियां प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में व्यवसाय के साथ साथ मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस में साइंस एवं गणित विषय ये पढ़ाते हैं। इसी कड़ी में वर्तमान में अजय मराठे राशि धाम से जुड़कर विजय कुमार तेलवाले ज्योतिष सम्राट से ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां सीख रहे हैं। यहां उन्हें जीवन में सताने वाले क्यों के उत्तर का मिलना शुरू हो गया है। इसी कारण वे मन से प्रसन्न हैं। इन्हें लेखन कार्य में भी विशेष रुचि है। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले। सर नमस्कार, मैं अजय मराठे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेष राशि पर। जी, यानी पृथ्वी का हर आदमी आजकल ज्योतिष की ओर अट्रैक्ट है। क्यों मराठे साहब, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ज्योतिष जानने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। हाँ, तो और कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कराएंगे उसके बारे में? हाँ, जैसे पेपर में भी सब लोग क्या है, अपनी राशि को देखते हैं। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि का नंबर है पहला। ये आपको जानकारी होगी ना? हाँ सर। पहले नंबर की राशि बोलेंगे तो कौन सी? मेष राशि। और इसको आप एरिस में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरीज। एरीज। महाराज साहब, मेष राशि की निशानी क्या है? मेष राशि की निशानी भेड़। भेड़। और उसी परिवार से बकरी। बकरी। उसी परिवार से जो से बकरी है ना साहब, आप यानी ये भेड़ को बता सकते हो तो आप बता दो। यानी मेष राशि की जो निशानी है ये भेड़ है। मेष राशि की एरिया कितनी है? 0 अंश से 30 अंश। हाँ, हर राशि की एरिया है 30 डिग्री। और मेष राशि पहली राशि है, इसलिए 0 से 0 से 30 अंश तक का जो क्षेत्र आ रहा है वो उसमें मेष राशि का आ रहा है। और मेष राशि की दिशा पूरब। मेष राशि की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। मेष राशि का तत्व कौन सा होगा? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। मेष राशि का जो तत्व है अग्नि तत्व। तो मराठे साहब, किसी का भी जन्म अगर मेष लग्न में हुआ हो अथवा जन्म के समय उनकी मेष राशि हो, अथवा जो लोग सूर्य से अपनी राशि मानते हैं वो अगर मेष राशि आती हो तो अग्नि तत्व में उनका जन्म हुआ है। और अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर जाना। हाँ, अग्नि हम पृथ्वी पे कहीं भी जलाएंगे, देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जिस किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ हो, मेष राशि में हुआ हो जन्म से या सूर्य से, तो उनके जन्म के साथ उनके परिवार में क्या हुआ है? उन्नति हुई होगी। हाँ, हुई है। होगी नहीं। कारण जब अग्नि तत्व है, हाँ, और नीचे से ऊपर अग्नि का स्वभाव है, और अग्नि नीचे से ऊपर क्यों जा रही है? कारण अग्नि किसका अंश है? सूरज का। और सूर्य है आकाश में, इसलिए अग्नि कहीं भी हम जलाएंगे तो अपने घर में जाना चाहती है। हाँ, सूर्य में। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। इसलिए आप अगर किसकी पत्रिका में मेष लग्न देखो, हाँ, या चंद्रमा से अगर मेष राशि देखो, हाँ, या सूर्य से मेष राशि देखोगे, हाँ, तो आप उनको ये विश्वास के साथ कह सकते हो कि भैया आपके जन्म के साथ आपके परिवार में तरक्की हुई है। यानी दुनिया का हर आदमी धोखा दे सकता है, देगा, परंतु ग्रह धोखा नहीं दे सकते। कारण उनका कंट्रोल डायरेक्ट सुपर पावर के ऊपर में है। हाँ। और
मेष राशि वालों ने अपने परिवार में खुशी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मेष राशि ने अपनी खुशी मतलब लाने के लिए उनकी जो निशानी भेड़, हाँ, और भेड़ के जो परिवार में गाय नहीं, भेड़ का या बकरी बकरी को कुछ अपना पोषण करे, हाँ, तो उनको भी पोषण मिल सकता है। हाँ, चारा अगर वो देते हैं, अपने हाथ से रोटी बना कर देते हैं, हाँ, तो हमने क्या किया है, अपने जो राशि की निशानी है उस प्राणी को हमने पोषण दिया। और विधाता का क्या नियम है? विधाता का नियम ऐसा है कि जिसको हम पोषण देते हैं उसी वही हमको फिर से वापस पोषण देता है। जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। आम से आम ही पैदा होगा, इमली से इमली पैदा होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमने किसी को पोषण दिया है, हाँ, तो हमको पोषण ही मिलेगा। तो जो मेष राशि का प्राणी पृथ्वी की किसी भी कोने का हो, हाँ, अगर वो पोषण चाहता है, हाँ, तो उसने भेड़ बकरी को पोषण देना चाहिए। फिर दूसरा क्या मेष राशि का तत्व है? अग्नि। हाँ, तो हम खाना किसके सहयोग से बना रहे हैं? अग्नि के सहयोग से। तो हम जिस अग्नि के सहयोग से अपना खाना बना रहे हैं, अगर हमने उस अग्नि को उस खाने का भोग लगाया, तो हमने उसको उसका शेयर दिया है ना। हाँ, तो हमको ऊपर वाला हमारा शेयर दिया। अच्छा, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं, हाँ, और जहाँ पे वो सलाह मिलती कि आपने अग्नि को भोग देना चाहिए, क्योंकि आपने उसका सहयोग लिया है। तो आप अगर उसका हिस्सा उसको दोगे, हाँ, तो आपका हिस्सा आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, विधाता आपको देगा। हाँ, हम उसको हिस्सा नहीं देते हैं, हाँ, इसलिए हम टेंशन में रहते हैं। यानी टेंशन यानी क्या है? अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का ही भाग है, यानी टेंशन। अच्छा। तो जिनको किसी भी तरह का पारिवारिक टेंशन परिवार में है, अगर वो अग्नि के सहयोग से अपना भोजन बना रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने उस अग्नि को अगर भोग लगाए, हाँ, तो उसी दिन से उसी पल से उनका टेंशन धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी सलाह है। हाँ, ये उनको खुद का अनुभव ही समझ में आएगा जी। यानी दूसरे से सुनी हुई बातों में मजा नहीं है, खुद जो अनुभव लेंगे वही सच्चाई रहेगी ना जी। और श्रेष्ठ है कर्म और बुद्धि है गौण। अगर वो कर्म करेगा तो उसको इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल, और मंगल का दिन मंगलवार। इसलिए मेष राशि वाले ना मंगलवार को नशा नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। कारण वो जब पैदा हुआ तो उसने माँ का दूध पिया है। जिसने पैदा होने के साथ अपनी माँ का दूध पिया है, उसने अपने राशि के स्वामी के दिन यानी मंगलवार को दारू नहीं पीना चाहिए। मतलब कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला उसने उस दिन नहीं करना चाहिए। चाय पी सकता है, कॉफी पी सकता है, कारण चाय कॉफी में दूध है, पर दारू में दूध नहीं है ना। दूध नहीं है। उसने अपनी माँ का दूध पिया है। अगर मेषवर राशि वाला मंगलवार को किसी भी तरह का नशा कर रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है? अपनी माँ के दूध को अपमान कर रहा है जी। और उसका फल क्या होगा? उसके परिवार में टेंशन रहेगा, परिवार टूटेगा, आपस में एक दूसरे पे शक का माहौल बना रहेगा। अच्छा, ऐसा भी उसके परिणाम मिलते हैं। हाँ, क्योंकि माँ के दूध का अपमान किया ना। पैदा होने के साथ हमने पहली खुराक कौन सी लिए? माँ का दूध लिए। तो फिर तो कम से कम एक दिन तो छोड़ो, हफ्ते में एक दिन छोड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ जी, कि भैया मंगलवार उसका स्वामी है। हाँ। तो कम से कम मैंने उस दिन तो नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो मेहनत की रोटी खाओ ना। हार जीत से अगर हम निकलेंगे तो हम सुखी रहेंगे जी। और मेष राशि का समय कौन सा अच्छा है? 1 से 2। 1 से 2 का समय दिन हो या रात हो, उनके लिए अच्छा है। अच्छा है, मतलब कोई भी अच्छा कार्य उसी समय में कर सकते हैं। 1 से 2 के बीच का समय उनके लिए अच्छा है। तो उन्होंने ये क्या सोचना चाहिए? भैया 1 से 2 का समय अच्छा है, तो अपन ने कम से कम उस समय अच्छा काम करना चाहिए। कम से कम गलत काम तो ना करे। ओके। यानी अगर उन्होंने उस पर भी इतना ये विचार किए, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। और मेष राशि में जब भी कोई ग्रह आएगा तो उनको उसका फल मिलेगा ना। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, जब भी मंगल मेष राशि में आएगा तो उनकी तरक्की करवाएगा। क्योंकि उसका स्वामी ग्रह है। अपना घर
सबको प्यारा होता है, कोई भी रहे ना। यानी आलीशान बंगला है अगर किराए का है, हाँ, उससे अच्छी अपनी झोपड़ी है। झोपड़ी कभी भी अपनी मेरी खुद की है। हाँ, मेरी खुद की है, ये तो उसमें आता है। हाँ, तो मंगल को भी लगता है कि मैं मेरे घर में आया हूँ, मेरे घर में स्वगृह में आया स्वागत है, इसलिए वो उसको एक अच्छा फल देगा ही। फिर मेष राशि वालों का अगर हम देखेंगे, धन स्थान की राशि कौन सी है? वृषभ आएगी उसकी। मेष राशि के धन मिलने का धन स्थान की राशि ज्योतिष ज्ञान गंगा में वृषभ आती है। और मराठा साहब वृषभ राशि का क्षेत्र है 30 से 60। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी मेष राशि है, हाँ, उनको धन 30 से 60 अंशों के मध्य आने वाले क्षेत्रों से, वहाँ के राष्ट्रों से, गांवों से, शहरों से मिलेगा। और वृषभ राशि की दिशा दक्षिण दिशा, तो ऐसे लोगों को धन कहाँ से आएगा? दक्षिण दिशा। हाँ, और दक्षिण दिशा कौन सी लिंग वाली है? स्त्रीलिंग वाली है। हाँ, यानी वृषभ राशि जो है वो स्त्रीलिंग वाली। तो ऐसे लोगों को धन महिला पक्ष के सहयोग से मिलेगा। और स्त्रीलिंग है, सम राशि है, तो इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र। नो, स्वामी शुक्र है, हाँ, पर समय के हिसाब से चंद्रमा हो गया। अच्छा, दिन का स्वामी सूर्य है जो पुरुष है, हाँ, रात का चंद्रमा है। तो सम जो राशि आ रही है, हाँ, तो इनको विशेष धन स्त्री के सहयोग से मिलेगा, चंद्रमा के शासन में मिलेगा। अच्छा, चंद्रमा के शासन में मिलेगा। हाँ, हाँ। यानी उस संस्था में, उस क्षेत्र में जहाँ महिला पद पे है, अच्छे पद पर है, वहाँ से उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, धन मिलेगा ही। धन बढ़ाने के लिए मेष राशि के जातक ने क्या करना चाहिए? धन बढ़ाने के लिए जैसे भेड़ और बकरी को हमने पोषण करने के लिए, वृषभ राशि की निशानी है, तो बैल उसी परिवार से गाय। हाँ, तो गाय को, बैल को अगर वो चारा दे, अपने हाथ से रोटी बना कर दे, हाँ, तो उनके यहाँ धीरे धीरे धन बढ़ने लगेगा। फिर वृषभ राशि का कॉइन आता है, हाँ, वो अगर वो अपने पर्स में, कैश बॉक्स में रखते हैं, तो उनके यहाँ धीरे धीरे धन बढ़ेगा। पहले उन्होंने रखना चाहिए कॉपर का कॉइन। कॉपर कॉइन रखने के बाद साल 2 साल वो अपना अनुभव लेके सही में पैसा बढ़ा है क्या, फिर उन्होंने लेना चाहिए चांदी का कॉइन। कॉपर का कॉइन इसलिए कि कॉपर एनर्जी खींचता है। अच्छा, तो एनर्जी खींचने से अपने को अनुभव आएगा कि सही में धन बढ़ा। फिर बाद में आपने जाना चाहिए साल 1.5 साल के बाद चांदी के कॉइन पे, और उसको रोज शुद्ध जल से स्नान कराओ। चांदी जल से शुद्ध होती है। उसके साल 2 साल के बाद फिर आपने लेना चाहिए सोने का वृषभ राशि का कॉइन। सोना हवा से शुद्ध होता है। तो जिसके कैश बॉक्स में या तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि वृषभ का कॉइन अगर रखा है सोने का, वो अगर तिजोरी खोलेगा तो उसको हवा लगी, हवा लगने के साथ उसके यहाँ धन आ जाएगा, यानी उसको धन की कमी रहेगी। फिर उस कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन जो लिया है उन्होंने, उसको क्या करना है? उसको उतना ही हो तो बेस ही है ना। अच्छा, उसको ऐसे ही रहने देना है। हाँ, उसके अलावा जैसे उसकी धन बढ़ते जाएगा तो उसने वो भी रखना है, सोने का कॉइन भी रखना है। शुरुआत उन्होंने करना चाहिए कॉपर कॉइन से, कॉपर कॉइन से, और उसके बाद सिल्वर कॉइन पे आए, फिर गोल्ड कॉइन पे आए, तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि उनके यहाँ धन बढ़। तो कॉपर कॉइन में 5 एलिमेंट्स होते हैं, करके कॉपर कॉइन से शुरुआत करना है, ऐसे कुछ? एक तो कॉपर एनर्जी को खींचता है, और 5 एलिमेंट्स का उसमें उपयोगी रहता है, अग्नि का रहता है, जल का रहता है, आकाश तत्व का, हवा का उपयोग रहता है, जो बनाए जाते हैं ना, सब का रहता है ना, उसमें फर्क पड़ता है। फिर अपन जो बात कर रहे थे मेष राशि की, तो मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? अश्विनी नक्षत्र। हाँ, का संपूर्ण अश्विनी नक्षत्र आता है, और इसका स्वामी है केतु, और दूसरा आता है कृतिका। नो, संपूर्ण भरणी नक्षत्र, ओके, उसका स्वामी हो गया शुक्र, और और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आएगा। तो ये जहाँ ये आ गए, तो ये होगी मेष राशि। और धन स्थान की राशि में फिर कौन आ गया? कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण आ गया, और संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र, और बाद में आ रहा है मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण। ये जब मिला के ये वृषभ राशि बनती है। तो जिनको धन होना, उन्होंने पहला काम कौन सा करना चाहिए? जो कम से कम खर्चे का हो, दक्षिण दिशा को नमन करे, क्योंकि
उनके धन स्थान की राशि वृषभ है और वृषभ राशि की दिशा दक्षिण है, तो नमन करने में उनका पैसा लग रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर वो कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो उन्होंने गाय या बैल को अपने हाथ से रोटी या चारा देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पास खर्चा करने को नहीं है, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, भाई तुम 4 रोटी खा रहे हो, 3.5 खाओ, आधी रोटी उनको दो, आधी रोटी दो। रोटी में से रोटी दो, हाँ। फिर आप देखो विधाता अपनी रोटी में से आपको कैसे रोटी दे रहा है। यानी नहीं है का बहाना मत करो, खिलाने का भाव लाओ। सुपर पावर आपका क्या देखना चाहता है, परीक्षा देख रही है, भाव देख रहा है। हाँ, कि नहीं होने के बाद आपने अपने हिस्से में से उसको दिया है तो वो भी आपको भर भर के देगा। हाँ, 4 रोटी में से आधी दिए, यानी कितना दे दिए, 8वां हिस्सा दे दिए ना आपने। जी। ये मजाक नहीं है। यानी जिनके पास टोटल 4 रोटी है उसमें से वो आधी रोटी अगर मान लो किसी को देता है, गाय भाई को अगर खिला रहा है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी ताकत है, उसको उसका मल्टीपल में फल उसका मिलेगा। कारण आप ये देखो, एक छोटा सा बीज होता है इमली का बीज, जब वो अंकुरित होता है धीरे धीरे विशाल पेड़ बन जाता है और हजारों इमली लगती है जी, हर साल सीजन में आती है और एक भी इमली ऐसी नहीं जिसमें बीज नहीं। तो कितने बीज आते हैं, बराबर, केवल एक बीज लगाने से आप अगर अपने हिस्से की आधी रोटी भी दोगे तो उसका भी बहुत बड़ा बीज होना है। अनलिमिटेड आपको फल पीढ़ी दर पीढ़ी मिलना है। जब एक बीज से इतने बीज आ जाते हैं तो फिर ये सोचो, ये दिमाग में मत रखो कि मेरे पास नहीं है, मैं दे नहीं सकता है। आप भाव लाओ कि मैं 4 रोटी की जगह 3.5 में एडजस्ट करूंगा, उसको आधी रोटी तो खिलाऊंगा ही, और उसी दिन से आपको फल मिल रहा है क्या नहीं, ये आप अपना अनुभव लो, तब आपको समझ में आना कि रियली यार ज्योतिष है और ज्योतिष में ताकत भी है। सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, भरणी नक्षत्र है पहला अश्विनी नक्षत्र, बाद में भरणी नक्षत्र पूरा, भरणी नक्षत्र पूरा और तृतीय नक्षत्र के 2 चरण, पहला चरण। अब ये चरण के बारे में थोड़ा आप मुझे डिटेल में बताएंगे? हाँ, एक जो नत्रक्ष होता है, ज्योतिष शास्त्र में 27 नत्रक्ष माने गए हैं जी, और एक नत्रक्ष के 4 चरण होते हैं जी। 4 चरण एक नत्रक्ष में होते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। 27 में हम 4 का गुना करेंगे तो 108 हुए। वो माला में दाने 108 होते हैं जी। हम पूजा में जो माला का यूज करते हैं उसमें 108 ही दाने क्यों है, जबकि हम नोट का बंडल 100 का बना के रखते हैं जी, पर माला 108 जी। एक जो है वो पहला है जो केतु है, बीच में जो 0 है वो पृथ्वी है, और बचे हुए जो 8 है वो अष्ट ग्रह है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, इसलिए 8 ग्रह के ऊपर मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं 108 108 माला में दानी 108। वैसे ही हमारे यहाँ 9 ग्रह माने गए हैं और 12 राशि, 12 राशियों का संबंध 9 ग्रह से है। 12 में हम 9 का गुना करेंगे तो 108 आएंगे, इसलिए माला में दाने 108। अच्छा, ऐसा है इसमें। हाँ। अब हम अगर मेष राशि के पराक्रम स्थान के बारे में सोचेंगे समझेंगे तो पराक्रम स्थान को तीसरा स्थान कहते हैं जी। तीसरा स्थान जो होता है उसको हम छोटे भाई छोटी बहन का स्थान भी कहेंगे, और जीवन साथी के छोटे बहनों की, छोटे भाई की पत्नी का स्थान भी वो कहलाता है। अच्छा। खुद का पराक्रम भी है तो ये भी है। और पराक्रम स्थान की राशि कौन सी आ गई? मिथुन आ गई इसमें। मिथुन, और मिथुन राशि का क्षेत्र 60 अंशों से 90 अंशों। हाँ, 60 से 90 अंशों के बीच का है ना। तो ऐसे जातक जिसकी मेष राशि है वो 60 से 90 अंशों के बीच में आने वाले क्षेत्रों से संपर्क करेंगे तो उनको उनके पराक्रम में सफलता मिलेगी। उन्होंने न
नक्शे में देखना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से कंट्री आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, उस अगर वो ट्राई करेंगे तो वो कोई भी तरह का अगर पराक्रम करेंगे तो उनमें उनको सफलता मिलेगी। अब ये पराक्रम में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पराक्रम इन सेंस सब कैसे रहेगा, पराक्रम कौन कैसे? जो कोई आदमी बेकार है उसको कुछ करना है वो पराक्रम है। अच्छा। और लड़कियों का जो पराक्रम होता है उनका मैरिज होता है। यानी कन्या कितनी भी सुंदर हो, अगर उसका मैरिज नहीं हो रहा है तो उसकी सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो कमाई नहीं कर रहा है तो उसकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। वो पराक्रम करेगा जब भी उसके पास आएगा। पराक्रम यानी अपनी हिम्मत से काम करना, पराकाष्ठा काम करने की पराकाष्ठा। हाँ, और जिसका ध्यान काम में लगा रहता है उसको भूख भी नहीं लगती, भूख भी महसूस नहीं होगी, ना प्यास महसूस होगी, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी कहाँ लगी? कर्मों में लगी है, कर्मों में, पराक्रम में लगी कि मेरे को ये काम करना है। तो ये आए। और पराक्रम स्थान की राशि यहाँ पे आ गई मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। इसके पहले हम चर्चा कर लें, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, उसकी दिशा दक्षिण। हाँ, और तो शुक्रवार का दिन वृषभ राशि वालों को लिए धन मिलने का दिन है। और शुक्र का कंट्रोल परिवार में जीवन साथी के ऊपर और मित्रों पे है। तो मेष राशि के जातक ने धन प्राप्ति के लिए कम से कम शुक्रवार को अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद नहीं करना चाहिए। मतभेद अगर उनके परिवार में नहीं रहेगा तो उनके यहाँ धन आएगा ही, क्योंकि दिन का भी एक असर रहता है ना। तो वो अगर अनुभव करेंगे, वो देखो कि भाई वो शुक्रवार को अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं कर रहे, या उसकी स्तुति करे 15-20 स्तुति नहीं करे, उनके कामों की तारीफ करे कि भाई आपने ऐसा ये कार्य किया है, अच्छा है उनमें। हाँ, नहीं, उनमें देखने का नजरिया पॉजिटिव है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली सबका नेगेटिव देख रहे हैं। हमारे जीवन साथी ने क्या अच्छा काम किया है वो खोज कर आप देखो, और उसके बाद देखो कि आपके पास सही में धन आने लगा क्या नहीं। क्योंकि धन स्थान का स्वामी शुक्र है और शुक्र का कंट्रोल परिवार में जीवन साथी। हाँ, इसलिए अगर आप जीवन साथी को ऑनर करोगे तो आपके पास धन आएगा। उसी प्रकार पराक्रम स्थान की राशि है मिथुन, और उसका स्वामी बुध, और बुध का कंट्रोल परिवार में छोटे बहन के ऊपर, भाई के ऊपर। हाँ, और बुध का नियंत्रण जो है बहन पर है, और बहन भी दो, खुद की और एक जीवन साथी की। हाँ, अगर अपने पराक्रम में सफलता चाहते हो तो अपनी बहन और जीवन साथी की बहन का ऑनर करना चाहिए। जो मेष राशि वाला व्यक्ति है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं साला इतनी मेहनत कर रहा और मेरे को सफलता नहीं मिल रही, परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो उन्होंने क्या उपाय करना चाहिए? अपने जीवन साथी की बहन अपनी बहन का अपमान करना चाहिए। अपमान नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे मीडिया बात तो कर ले, और उसके बाद वो देखे कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। हाँ, जो खुद को अनुभव आएगा वही सच राइट है। बहन को धन देने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रेम से बात तो कर सकते हैं। बात करके आप देखो तो कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिली है या नहीं। जब आप बोलोगे यार इसमें तो कितना सस्ता उपाय है, सबसे सस्ता उपाय है, और परिवार में एकता होगी, और परिवार में एकता हो रही, जैसे आपने उपाय बताया हर एक के, तो परिवार में एकता की उपाय है सब। हाँ, और मेष राशि वाले का सुख कहाँ है? कर्क राशि में। सुख स्थान की जो राशि आ गई कर्क राशि आ गई। चौथा स्थान किसका होता है? माँ का होता है, और ससुर का, ससुर का होता है। ससुर का होता है। सुख पाने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? अपनी माँ और जीवन साथी की माँ तथा अपने ससुर जी और जीवन साथी के ससुर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो उनका ऑनर करेंगे तो उनको परिवार में पारिवारिक सुख मिलना शुरू हो आने ख्याल में। और कर्क राशि जो सुख स्थान की राशि, उसका क्षेत्र 90 से 120 और दिशा उत्तर दिशा। कर्क राशि की जो दिशा उत्तर दिशा,
किसी को पारिवारिक सुख नहीं है तो उन्होंने नहाने के बाद उत्तर दिशा को नमन करना चाहिए। अच्छा। अगर वो उत्तर दिशा को नमन करते हैं तो उनको पारिवारिक सुख उसी दिन से मिलना चालू हो जाएगा। और कर्क राशि का जो तत्व है वो है जल तत्व। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए। वो पूजा के हिसाब से अभिषेक करना चाहिए। नहीं तो अपने क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। कहीं आसपास जहाँ अगर कुआं है, तालाब है, खुदवा दो, बोरवेल लगा दो। कोई गरीब आदमी है उसके यहाँ पीने के पानी का नल लगा दो। या पानी से किसी का नुकसान हो रहा हो तो उसका छत वगैरह सुधरा दो, किसी को रेनकोट दे दो, किसको छत्ता दे दो। जल की समस्या को लेकर जितने भी है उसके आप यदि उसको करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, आपको सुख मिलेगा। सुख मिलेगा जैसा आप सुख चाहते हो, परिवार का सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, अपने क्षेत्र का सुख, अपने राज्य से सुख, अपने राष्ट्र से सुख, वो सब है जल पे। जल का अगर आप ऑनर करोगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, चाहे कोई भी प्राणी, मनुष्य हो जानवर हो, तो आप खुद आभास करोगे कि धीरे धीरे आपके पास सुख आ रहा है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर। और माँ कितनी है? माँ 2 होती है। 2, एक खुद की और एक जीवन साथी। हाँ, तो ऐसे आदमी ने, कर्क राशि वाले जातक ने, यानी जिनकी राशि या लग्न कर्क है, पारिवारिक सुख पाने के लिए अपनी माँ तथा अपने जीवन साथी की माँ का आदर करना चाहिए। अपमान नहीं करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। तो उनको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख मिलेगा। और ये कब पता लगेगा? खुद के अनुभव से। अगर वो अपनी माँ का और जीवन साथी की माँ का ऑनर करने लगेंगे और वो खुद देखेंगे कि धीरे धीरे उनको परिवार में, क्षेत्र में कैसा सुख मिल रहा है, यानी जिस सुख की वो कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा सुख उनको मिलेगा। अब हम अगर पंचम स्थान में जाएंगे तो मेष राशि का पंचम स्थान सिंह राशि में विद्या स्थान भी कहते हैं। और संतान स्थान भी कहते हैं। और इसको किसका स्थान कहते हैं? भाभी का। और जीजा जी का। अच्छा। हाँ, एक किसका? भाभी का और जीजा जी का भी। और इसको दूसरा ये बोलेंगे जीवन साथी के बड़े भाई और बड़ी बहन का स्थान भी कहलाता है। अच्छा। व्यापार का स्थान भी कहलाता है। अच्छा। और इसकी राशि आगे सिंह। सिंह राशि का तत्व अग्नि। हाँ, तो जिनको इनसे सुख होना, बुद्धि से सुख होना, संतान से सुख होना, उन्होंने अग्नि का ऑनर करना चाहिए। अग्नि के भी स्वरूप होते हैं 3। पहला, जो आग हम देख रहे हैं, जिनसे हम अपना भोजन बना रहे हैं, तो पहला व्यक्ति ने उन अग्नि को भोग देना चाहिए जो उन्होंने उनके सहयोग से अपना खाना बनाया है ना। तो ऐसा पुरुष भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, क्योंकि मतलब खाना जो बनाती है जनरल स्त्री, और नहीं, स्त्री बनाते हैं। हाँ, तो जो नहीं बनाते वो भी भोग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए ही। और उसके बाद अपना अनुभव लो कि भोग लगाने के बाद सही में आपके इसमें क्या उन्नति है। हाँ। अच्छा। दूसरी अग्नि है पेट। तो संतान यानी पेट की से होती है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपना व्यापार उद्योग बढ़ाने के लिए अनजान लोगों को पेट की आग बुझाने के लिए खाना खिलाना चाहिए। चाहे कोई भी योनि का प्राणी हो, गाय हो, बैल हो, इंसान हो, अपने हिस्से में से हिस्सा अगर देते हैं, कुछ खर्चा हम अगर करते हैं कि भाई किसी को हम खाना देंगे, ये देंगे, तो हमारे को भी व्यापार में, उद्योग में तरक्की मिलेगी। यानी अग्नि अपने स्वभाव के हिसाब से हमको ऊंचे लेवल पे लाए। हमने पहले इसमें देखा कि अग्नि नीचे ऊपर जाता है। हाँ, जैसा आप बोगे वैसा ही पाओगे। और तीसरी अग्नि होती है पेट के नीचे की आग, वो है सेक्स की आग। ओके। तो अगर आप संपन्न हो जाते हो, अच्छा पैसा कमा लेते हो, तो अनजान गरीब कन्या का विवाह अपने खर्चे से करा। अच्छा। जब ऐसा व्यक्ति अपने खर्चे से अनजान कन्या का विवाह करा देता है तो उसका सेक्स ऑफिशियल हो गया। यानी वो पब्लिक लाइफ में मिसयूज नहीं हो सकती। कई गरीब कन्याएं आर्थिक स्थिति से गलत लाइन में, मजबूरी में चली जाती है,
तो उनको हम वहाँ बचा सकते हैं। हाँ। अपनी कमाई में का कुछ हिस्सा लगाकर उनको ग्रस्त जीवन में ला सकते हैं। ये अग्नि का तीसरा रूप है और सबसे बड़ा पुण्य का रूप भी होता है। हाँ, खुद अनुभव लो, करके देखो कि एक अनजान कन्या का विवाह आप अपने खर्चे से कर, दिखावा मत करो ना जी, मिनिमम में भी आप खर्चा कर सकते हो। और उसको एक लाइफ पार्टनर अगर आपने दिला दिया तो उसको एक रक्षक मिल गया ना। तो आप देखो कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कितना आनंद आता है और व्यापार बढ़ता है। आपकी संतान आपका नाम आगे लाएगी, आपको संतान की तरफ से बदनामी नहीं मिलेगी, व्यापार में नुकसान नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि संतान अच्छी निकले, व्यापार भी अच्छा हो जाए। ये भाग्य का खेल है पूरा। हम धन कमा ले और संतान अगर अच्छी नहीं है तो फिर उसका कोई फिर हमको नीचा देखना पड़ता है ना जगह जगह जी। फिर कई बार कई माँ बाप बोलते नहीं, इससे तो मेरे को संतान हो तो मैं अच्छा रहता था। सही बात। तो वो अगर इस तरह का अगर वो खर्चा करने का ध्यान करेंगे ना तो और सिंह राशि की दिशा पूर्व है, तो ऐसे लोगों ने पूर्व दिशा को अगर नमस्कार करते हैं तो भी उनको उसका फल मिलेगा। ट्राई करने से समझना। इनका राशि स्वामी सूर्य है। हाँ, सूर्य, और सूर्य का दिन रविवार। तत्व अग्नि। अगर संतान सुख चाहते हो, व्यापार में तरक्की चाहते हो, तो रविवार को बाजार की अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो वो अपने घर में बनाओ, प्रेम से खाओ। अगर आप बाजार में जाके खा रहे हो तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य कमजोर होगा और व्यापार में आप लॉस में आना चालू हो जाओ। तो यहाँ पे बाहर की चीजें लेके खरीद के करके नहीं खाना है, अपने घर में बनाओ के खाओ। अच्छा, किसी के घर में जाते हैं खाना खाने? हाँ, वो प्रेम से बुला रहा है, वो तो व्यापार, वो व्यवहार है। जैसे कोई रिसेप्शन में जाना है, हाँ, वो जा सकते हैं, क्योंकि आप उनको बुलाओगे ना। वो तो एक आप पे कर्जा हो गया है जी। जब आपके यहाँ कोई अच्छा कार्यक्रम रहा, आपकी भी इच्छा रहेगी कि भाई मैंने इनके यहाँ खाना खा के आया है, मैंने भी खिलाना है, यानी वो बिल्कुल जाके खा सकते। मतलब खरीदी नहीं करना है उस दिन। हाँ, बाहर से खरीदी नहीं करना है कि हम पैसे के जोर से होटल में जाके जो खाना खा रहे वो नहीं करना है, वो नहीं करना चाहिए। खाओ, घर में बना के खाओ। यानी आपके घर में जो अंगार है उसको ऑनर करो। तो वो करोगे तो आप कम से कम कर्जदार नहीं रहोगे। और आजकल कर्जदारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गरीबी अच्छी है कर्जदारी से। ये ख्याल रखो मराठे साहब, अगर कर्जदार हाथी है और साहूकार चींटी है तो वह हाथी वो चींटी से डरता है। कितना भी पहलवान हो, पर चींटी साहूकार है तो उससे डरता है। हाँ, उससे अगर डरना नहीं है तो आपने कर्ज मुक्त रहना है। और कर्ज मुक्त रहने के लिए फिर क्या करना चाहिए? पहला ये, सबसे पहला कि जिस अग्नि से हम खाना बना रहे हैं उसका हिसाब तो उसको दो, उसको भोग लगाओ। तो वहां से आपने ईमानदारी का बीज बोया है। अच्छा, कि भाई मैंने जो अपने घर का खाना बनाया है वो ये अग्नि की भागीदारी से है ना, तो उसका हिस्सा दो। फिर अग्नि के जो आपको रूम पता है ना कि पेट किया, चाहे आप चिड़िया को दाने डालो, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, मुट्ठी भर दाना। अच्छा, वैसे भी चलता है? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत सरल और सोपा उपाय हो गया। करोगे तो इसका फल मिलेगा। बहाने मत ढूंढो मराठी साहब कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में मैं करूंगा इसको। हाँ, ये बाद में करूंगा। बाद में नहीं होता, आज और अभी। तो इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि तुम यार लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो, राइट हैंड से करो। जिसको भगवान ने राइट हैंड ही नहीं दे पाया वो क्या करेगा? उसको लेफ्ट हैंड से काम करना नहीं है। इसलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल राइट्स, यानी वो उसमें आप छोटा बड़ा ऐसा मत करो। फिर मैं नहाया नहीं हूँ, उससे नहीं, मन शुद्ध होना। बॉडी की शुद्धता का इम्पोर्टेंस, मन की शुद्धता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी ये सब काम नहीं करने के बहाने हैं कि यार मेरा राइट हैंड नहीं है, मैं ऐसा हो गया है। कई बार जैसे लेडीज बोलेंगे मैं एमसी पीरियड में हूँ, ये एक नेचुरल कॉल है, यानी वो कोई बुरा है ऐसा नहीं।
बरसात में नदियों में नहीं आ रहा क्या, बाढ़ आ रही है ना, तो वो नेचुरल है ना, तो वो गंदगी बहा के ले जा रही है। उल्टा अच्छा है वो। हाँ, अच्छा है, हर पल अच्छा है। हम यानी जो बहाना कर रहे हैं कि नहीं मैं पीरियड से हूँ, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, ये क्यों रखा गया था, इसके पीछे उदाहरण है कि पहले सास का स्वभाव बहुत ज्यादा कड़क था। हाँ। वो बहू को एक मिनट भी सुख से नहीं रहने देती थी। हाँ। इसलिए बहू को आराम देने के लिए अच्छा। एमसी पीरियड को काउंट किया गया। अच्छा। कि इस बहाने वो आराम कर सकेंगे। इसलिए बोले इससे गेहूं भी नहीं चुगाना, अनाज को भी हाथ नहीं लगा देना, इसके कपड़े भी अलग कर दो। वो डरा के रखा गया कि ये अनजान बच्चे को कम से कम महीने में 3 दिन आराम तो मिले। उसके पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भाई तू पूजा भी नहीं करना, तूने ये भी नहीं करना। मेन टारगेट था वो एकांत में आराम कर रही है। लेकिन कभी अभी भी बहुत सारे घरों में ये सब रीति रिवाज पाले जाते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे सुधार होगा ना, एकदम से तो कुछ होता नहीं। टाइम जो है देखो, डार्क एंड लाइट भी जो आता है धीरे 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 आता, फिर ऊंचाई पे जाता है। जिन लोगों को समझ में आएगा वो करेंगे। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, जो जैसा फॉलो कर रहा है वो इनके हिसाब से। और हम किसी के विचार भी नहीं बदल सकते। ये कब बदलता है, जरूरत पे। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे 6 सितंबर 71 को हमारे छोटे भाई को गोली लगी, लोहे के शटर को फाड़ कर। उस दिन हमको ब्लड की आवश्यकता थी। मैं हॉस्पिटल में, बाहर कर्फ्यू था और हमको जरूरत क्या थी, खून की। आज ब्लड डोनेशन बहुत इजी है। वो जमाने में ब्लड देना यानी ऐसा लगता था कि हमारी जान निकल रही। हमारी क्या आवश्यकता थी, ब्लड की। हम ये नहीं देख रहे थे हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, के ईसाई का, के मार का, के चमार का। ना हम जाति देख रहे थे, ना हम धर्म देख रहे थे, हमको सिर्फ खून होना था। हाँ, जरूरत हर बॉर्डर को खत्म कर दी। हमारी कॉटन मार्केट में जैसे दुकान है तेल की, तेल बेच रहे, कोई ने हमसे 1 किलो तेल लिया, हमको हमारे पैसे दिया, वो तेल का मालिश करेगा, अचार डालेगा, वेज बनाएगा, नॉन वेज बनाएगा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं जी। वो उसका राइट है, वो कैसा भी उसका उपयोग कर सकता है। तो हम कोई आदमी किसी भी तरह का जैसे मान लो विचार रख रहा है कि भाई मेरे को यहाँ छूना नहीं है, मेरे को 3 दिन आराम कर रहा है, वो उनके अपने विचार है। अच्छा। हम उनके विचारों में दखल नहीं दे सकते, और हमने उनको विचार का आदर भी करना चाहिए। उनकी जो सोच है वो अपनी जगह राइट है, हमारे विचार अपनी जगह है। यानी ये 4 अपनी सोच लो ना, सूर्य और चंद्रमा से सीखो जी। दुनिया में सबसे जुने लाइफ पार्टनर है जिनको अतीत में हमारे पूर्वजों ने देखा और वर्तमान में हम देख रहे हैं, भविष्य में हमारी संतान देखेगी। वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य के शासन में चंद्रमा डिस्टर्ब नहीं करता और चंद्रमा के शासन में सूर्य डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए हमको किनके विचारों में, संस्कारों में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो जिसको मान रहा है वो अपनी जगह राइट है, वो उसके अपने विचार है। ज्योतिष शास्त्र से ये अपने विचार जिनको लगता है कि नहीं भाई ये विचार हमने मानना चाहिए, करके देखना चाहिए, तो उनका स्वागत है। नहीं करना चाहते तो भी वो अच्छी बात है। कहीं हम किसको मजबूर नहीं कर रहे। अब हम अगर मेष राशि के 6वें स्थान को देखेंगे तो 6वां स्थान जो होता है वो कर्ज स्थान होता है। और उसको कौन सा स्थान कहते हैं, छोटे मामा का और छोटी मौसी का, और इधर से चाची का और छोटे फूफा जी का स्थान भी कहते हैं। अच्छा। इसको रोग स्थान भी कहते हैं, इसको बंधन स्थान भी कहते हैं। अच्छा। 6वें स्थान का अपना महत्व है। तो 6वें स्थान की राशि आ गई कन्या राशि आ गई, और कन्या राशि की दिशा है दक्षिण दिशा। जो निरोग रहना चाहता है, कर्ज से राहत चाहता है, कोर्ट में चलने वाले केस से छुटकारा चाहता, तो उन्होंने कन्या राशि की दिशा दक्षिण को नमन करना। नमन करने का मतलब क्या हो गया, अहंकार खत्म करना। अहंकार खत्म करना है। जैसे हम बुजुर्गों को नमस्कार करते तो हमारा अहंकार खत्म करके उनके और झुका कौन है,
जो जीवित है, मृत जो है, मृत शरीर जो तो अकड़ा रहेगा, वो झुकेगा नहीं किसके तरफ नहीं। और जिस पेड़ में फल लगे वो झुका हुआ है जी। तो हम दक्षिण दिशा की तरफ अगर नमन करते हैं तो हमको उसी दिन से हमारे रोग में आराम मिलेगा, हमारे कर्जों में हमको कुछ राहत मिलना चालू हो जाएगी, और हम पे अगर कोई मामले चल रहे हो तो उसमें भी कोई राह मिलना चालू हो जाएगा। जब अनुभव करेंगे ना तब तभी समझेगा। और कन्या राशि का तत्व है पृथ्वी तत्व, इसलिए बड़े छुटकारे के लिए उन्होंने अपने गारमेंट्स को धोना चाहिए। अच्छा, जो मेष राशि वाला व्यक्ति है, अगर वो रोग से, कोर्ट केस से, कर्जे से राहत चाहता है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोना चाहिए। 2-3 महीने अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोकर अपना अनुभव ले ले कि यार सही में राहत मिली क्या नहीं, तो उनको एकदम आश्चर्य लगेगा क्या सही में यार इसमें छुटकारा मिलता है। और कन्या राशि का स्वामी बुध, और बुध का नियंत्रण परिवार में बहन के ऊपर, बहन कितनी? 2, एक खुद की और एक जीवन संगिनी की। तो जिनको कर्जे से राहत होना, रोग से राहत होना, कोर्ट केस से राहत होना, उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने जीवन संगिनी की बहन और अपने बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। आदर करना चाहिए। अगर वो उनका ऑनर करने लगेंगे तो उनको धीरे धीरे क्या अनुभव आएगा कि हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। और भाई जी ये बिना खर्चे हो रहे हैं ना। आप अपनी बहन का ऑनर कर रहे हो, जीवन साथी की बहन का ऑनर कर रहे हो, वो ऑनर करने से आप अपने रोग से अगर राहत पा रहे हो, कोर्ट में चलने अच्छा ही है, उल्टा ही है। और कर्ज से राहत मिल रही है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? जो कर्ज जिसके ऊपर वही जानता है कि मेरे ऊपर में बाहर निकल नहीं सकता, शर्मिंदा रहता है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, कुछ खाना खाता है तो पेट को नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती, और आए दिन अस्पताल के चक्कर काटते रहता है। इसलिए उन्होंने अगर इस तरफ ध्यान दिए तो उनको उसका लाभ मिलेगा, मिलना ही है। अब मेष राशि की अगर हम 7वें स्थान की बात करें तो उसको कहते हैं विवाह स्थान, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा का भी स्थान कहते हैं, और उसको नानी का स्थान, माँ से माँ का स्थान चौथे से चौथा स्थान नानी का स्थान, नानी का, और इसको कहेंगे दादाजी का स्थान। अच्छा, यानी पिता के पिता का, यानी पिता का स्थान 10वां हुआ, वो 10वें स्थान से 10वां यानी 7वां स्थान आएगा। तो ये नानी का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, और दादाजी का स्थान भी है। और इसकी राशि है तुला राशि की दिशा पश्चिम। जो लोग नानी का प्यार चाहते हैं, दादी का आशीर्वाद, दादाजी का आशीर्वाद चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने पश्चिम दिशा को नमन करना चाहिए। और तुला राशि जो है ये वायु तत्व वाली राशि, और हवा शुद्ध किससे होती है? फूलों से और तुलसी से। जिनको लगे ऑक्सीजन, जिनको ऐसा लगे कि हमारी कोई बदनामी ना करे, ये बात हवा में फैलती है ना, तो उन्होंने अपने घर में तुलसी का पौधा रखना चाहिए, सफेद फूलों के पौधे लगाना चाहिए, और अपने आसपास के क्षेत्रों में 2-4 फूलों के पौधे लगाकर अगर उनकी रक्षा करते हैं तो उनसे जो महक फैलेगी तो वो महक इनकी चर्चाओं में मिलेगी, लोग इनकी अच्छाइयों की चर्चा करने लगेंगे। अगर दुर्गंध अगर फैलेगी तो लोग आपकी बुराई क्या करेंगे? बराबर। तो आप चाहते हो कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, यानी मेष राशि वाले की, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में फूलों के बगीचे लगाने में मदद करना चाहिए। अपने घर में फूलों के बगीचे लगाए, तुलसी का पौधा लगाए, तो वो देखेंगे कि यानी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और तुला राशि का स्वामी शुक्र का कंट्रोल जीवन संगिनी और मित्रों के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे का तालमेल मिलाकर अगर उनका ऑनर करेंगे, दूसरे की इज्जत बढ़ाएंगे, तो वो देखेंगे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में अच्छाई की चर्चा करेंगे, और एक बहुत बड़ी इमेज होगी। मराठा साहब कोई आदमी किसके घर में आके देखता नहीं कि आप क्या खा रहे हैं,
लोग आपके कर्मों की चर्चा करते हैं। अरे यार मराठे साहब बहुत अच्छे आदमी है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो आप अगर इस तरफ अगर ध्यान दोगे, अपने जीवन साथी का आदर करोगे, तो ऑब्वियसली आपको भी आदर मिलेगा और आपके समाज से आदर मिलेगा, और आपकी चर्चा काफी अच्छी होगी। तब आपको लगेगा कि रियल यार ज्योतिष कुछ तो भी है। और अभी आपने जो मेष राशि से लेके तो मतलब तुला राशि में जो बताया आपने, वो सब बगैर खर्चे के उपाय जो है, हाँ, और आपने कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। यहाँ पे ज्योतिष खर्चा करने लगाता ही नहीं है। हमारा साहब अब अपन जैसे बात कर रहे हैं 8वें स्थान की, मेष राशि के 8वें स्थान की राशि को क्या कहते हैं? वृश्चिक राशि है। हाँ। पर 8वें स्थान को क्या कहते हैं? 8वें स्थान को कहते हैं हम मृत्यु स्थान, और इसको कहते हैं हम ससुराल का स्थान। हाँ। इसको ससुराल का स्थान और विदेश यात्रा का स्थान भी कहते हैं। 8वां स्थान। पहले जैसे लोग जाते थे ना जहाजों में, समुद्र से जाते थे, तो गारंटी नहीं रहती थी कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। पहले अपने इसमें देखो, जो लोग तीर्थ यात्रा से आते थे, बाद में भंडारा करते थे, वापस आ गया, क्योंकि गारंटी नहीं रहती ना। अभी तो बहुत साधन हो गए, वो जमाने में साधन नहीं थे ना, तब अजीब लगता है आप तीर्थ यात्रा करके वापस आया तो खुशी में। और ये 8वें स्थान को क्या कहते हैं? बड़े पापा का स्थान, यानी पिताजी के बड़े भाई का, बड़ी बहन का स्थान, और इसी को कहेंगे बड़ी मामी का स्थान, और बड़े मौसा जी का स्थान, और इस स्थान को कहेंगे अचानक धन लाभ मिलने का स्थान। अचानक धन लाभ मिलने का स्थान, कड़ी मेहनत के बाद अचानक धन लाभ, या दूसरे इसमें मौत समान पीड़ा होने के बाद अचानक धन लाभ। अच्छा, ये मौत समान पीड़ा यानी आप कैसा उसको, यानी हम ये समझ लो डिलीवरी किसी लड़की की हो रही है, तो उसको मौत समान पीड़ा होती है, और जब उसको मनपसंद संतान हो जाती है, तो एक पल में उसकी पूरा पीड़ा खत्म हो जाती है, एक पल में जी। यानी अगर कोई पुत्रचारी पुत्र हो गया पल भर में, कोई कन्याचारी कन्या हो गई, एक पल में उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं मौत समान के बाद अर्थ लाभ मिला, और पीड़ा का पल भर में वृश्चिक राशि की दिशा है उत्तर दिशा। तो ऐसे लोगों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत के बाद लाभ पाना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रतिदिन उत्तर दिशा को नमन करना चाहिए। उत्तर दिशा को अगर वो नमन कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा ही, नहीं मिलेगा ऐसा होता ही मिलेगा। और नमन करने में आपके कुछ पैसे कुछ भी नहीं। नमन तो हम करते ही है, रोज करते हैं, तो उत्तर दिशा को नमन किया तो क्या फर्क पड़ता है। और सबसे अच्छा उपाय कहाँ है? बाथरूम में नहाने के साथ आपकी बॉडी शुद्ध हो गई, उसी सेकंड आप सभी दिशा को नमन कर लो। अच्छा, वो तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका रहेगा। ईशान दिशा से चालू करो, ईशान है, फिर इधर आओ, पूरब है, आग्नेय है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पूरब है, वायव्य है, उत्तर है, फिर ईशान पे आ गया, फिर आकाश को नमन, पाताल को नमन। 1 मिनट से कम समय लगता है। आपने हर दिशा को नमन किए, आप उस दिन से देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आना। और वृश्चिक राशि का तत्व है जल तत्व। जो अपनी मेहनत का लाभ चाहता है, उन्होंने पानी का इंतजाम करना चाहिए, अपने क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे आपने कर्क राशि में देखा था, जैसे यहाँ पे वृश्चिक में हम देखेंगे, वो चर राशि ये स्थायी राशि है, तो कहीं पानी का अपमान न हो, उसकी तरफ अगर ध्यान रखे, कहीं कुआं खुदवाने में मदद करना करे, गांव में तालाब बनाने में मदद करे, कोई पानी मांगता है तो उसको अगर हम पानी देंगे, तो ये देखेंगे कि हमको उसका फल लाभ और मिलेगा जी। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला चर राशि और स्थायी राशि, इनमें कैसे मतलब क्या चर राशि यानी ऐसा होता है जो बात समझ में नहीं आती उसको चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, चर्चा करने के बाद बात समझ में आने पे अपने विचारों में परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, और स्थायी राशि यानी जो मैंने बोला वही रही। अच्छा, यानी वो मैं कोई चर्चा इसके ऊपर करूंगा नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, जो मैंने बोला वो रही। मेरी मुर्गी की एक किताब। हाँ, अच्छा, वो फर्क करता है। अच्छा,
और ये स्थायी जल सेवा है ना, तो जैसे कुआं खोद दिए, तालाब खुदवा दिए, तो हरदम के लिए हो गया। हाँ, कहीं प्याऊ लगा दिए, टाइम भी नहीं लगाना कि गर्मी में लगा ठंडी में नहीं निकाल दिया। परमानेंट अगर रहा तो आपको परमानेंट लाभ मिलेगा। ट्राई करोगे जब समझेगा। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। जी जी। अभी क्या हो रहा है, लोग पानी बेचने पे आ रहे हैं, कुछ दिन बाद हवा आ रही है बेचने पे, और ज्योतिष बता रहा है कि ये सब चीज देने वाला ऊपर वाला है। हम तो हर चीज फ्री में क्यों नहीं रहना चाहिए। अभी बीच में मैंने ऑक्सीजन पार्लर का एक ऐड भी देखा था। हाँ। तो अभी आपने जो बोला हवा बेच रहे, तो वाकई में सच है। हाँ। फिर उसके बाद लॉ आ जाएगा कि आपने 1 मिनट में इतनी सांस लेना। हाँ। इससे ज्यादा लोगों को टैक्स लगेगा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मीटर आ जाएगा, आपको मीटर लगा के लेना है। सही बात। तो ज्योतिष शास्त्र बता रहा है कि धीरे धीरे अगर आप इसमें सुधार अगर करने का प्रयास करोगे ना, तो ये सब फल आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। ट्राई करो। अब ये क्या है, जैसे 8वां स्थान है, बड़े पापा का स्थान है, उनका ऑनर करो, बड़ी बुआ का ऑनर करो, बड़ी मम्मी का ऑनर करो, बड़े मौसा जी का ऑनर करो, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलना शुरू। अरे अचानक कहीं ना कहीं से मार्केट मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी होता है। मौसा जी तो आप ही के है ना, ऑनर करने में क्या जाता है। कोई धन थोड़ी मांग रहे हो। सही बात है। तो यहाँ पे मैं बाकी के लोगों की जो ऐसे सलाह नहीं देते, उनके वो अलग अलग उनके कुछ नहीं, वो उनका किसी का एम पैसा कमाने का रहता है, किसी का एम रहता है कि भाई अगर सही जानकारी दिए। सब लोगों का एक अपना अपना उद्देश्य है। अब इसमें किसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, चर्चा करना अच्छा नहीं है ना। सबका अपना अपना राइट है, कौन किस उद्देश्य से बात कर रहा है जी, ये नहीं मालूम। हम ही राइट है ऐसा भी नहीं है। हमसे भी बड़ा कोई राइट है, इसलिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के भाग्य स्थान की। नवी राशि, धनु राशि उसको बोलेंगे। हाँ, धनु राशि। और धनु राशि का भी वही तत्व है जो मेष राशि का। कौन सा? अग्नि तत्व। हाँ, और स्वभाव द्विस्वभाव। और हम खाना दोनों बार खा रहे, सूर्य के शासन में और चंद्रमा के साथ। तो जो सुबह शाम हम खाना बना रहे अपने घर में, अगर अग्नि को उसका भोग लगाएंगे तो हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और कैसे, इसके अलावा कैसे उसका ये मीनिंग उसको है ना, डबल माइंड रहता है। अच्छा, मतलब करना नहीं करना वो भी। और दूसरे रूप में अर्धनारीश्वर का रूप रहता है। अच्छा। अपने शरीर में आधा भाग मेल है और आधा भाग फीमेल रहता है। जैसे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, पैर में भी जैसे 2 भाग है ना, तो हर कैरेक्टर में मेल एंड फीमेल रहते हैं। अच्छा। इनके मिलन से ही कोई तीसरी की उत्पत्ति होती है जी। और 2 के बिना, जैसे आप डाई भी बनाओगे कोई चीज की, तो एक मेल एंड फीमेल, वैसे 2 स्वभाव रहता है। दोनों में कई बार मतभेद रहते हैं। नहीं अच्छा, वो दूसरा मन बोलता नहीं ये अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा। वो मन में ही उसके आवर्तन उसके मन में चलते रहते। मंथन होता है, मंथन। और ये मंथन में भी क्या है, समुद्र मंथन को देख लो। पहले मंथन में क्या निकला? जहर निकला। उसके लिए भी झगड़ा था कि तू पी, तो शिव जी को पीना पड़ा। लास्ट में निकला अमृत, उसमें भी झगड़ा हुआ। उसमें भी जी। तो मंथन ये बता रहा है आपका कैसा भी फल निकले, एक बार झगड़ा होना तो जरूरी है। सही बात। वो झगड़ा ना हो, उसके लिए हमने सूर्य और चंद्रमा को फॉलो करना चाहिए जी। दोनों एक के शासन में डिस्टर्ब नहीं करते। तो अगर हमने इसको जीवन के हर क्षेत्र में अगर हमने उसको उपयोग में लाया, कि जिसको एक जगह जो काम दिया हुआ है वो वहाँ का मालिक है, यानी उसने जो फैसला किया वो राइट है, उसमें अगर हमने दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए हमें, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये झगड़े कहाँ हो रहे हैं? हम जब दूसरे के कार्य में उसके क्षेत्र में दखल अंदाजी करते हैं ना, तभी झगड़े शुरू होते हैं जी। अब ये भाग्यस्थान कहते हैं, तो भाग्यस्थान से मतलब भाग्यस्थान ने पूर्व कर्म का फल। अच्छा। और पूर्व कर्म यानी एक पल पहले भी किया हुआ कर्म पूर्व कर्म हो गया। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं हो पुराने जन्म में ना,
अब भी अगर एक पल पहले अगर आपने अच्छा कार्य किया है या बुरा कार्य किया तो भाग्य और दुर्भाग्य बन गया। अच्छा, अगर अच्छा कार्य किया है तो भाग्य बन गया। आपने किसी प्रेम से बात भी की है तो अच्छा कार्य हो गया, भाग्य है, भाग्य हो गया। और आपने किसी की बुराई की, किसी के बारे में नेगेटिव बोले तो दुर्भाग्य हो गया। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं उसने पिछले जन्म में जाना चाहिए कि पुराना जन्म में मैं ऐसा किया करके मुझे ऐसा मिल रहा है। मतलब उसने जो भी कार्य किया है हर पल वर्तमान अतीत में बदल रहा है। अच्छा अच्छा, और भविष्य वर्तमान बनकर ही आ रहा है। भविष्य जो आ रहा है उसको वर्तमान में ही आना है और वर्तमान को अतीत में जाना है। अच्छा, मतलब आपका कहना ऐसा है कि हर पल आदमी ने अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही बोलना चाहिए और अच्छा ही कार्य करना चाहिए, तो उसको भाग्य के साथ मिलेगा। मनुष्य योनि का प्राणी अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। अच्छा, यानी भाग्य बदलने के लिए उसको अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। और कर्मों में सुधार कब होगा? जब पहले उसका मन बदलेगा, मतलब उसके विचार जब बदलेंगे तभी। पहले अपने मन को शुद्ध करेंगे। मन में किसी के बारे में अगर भावना अच्छी नहीं है तो फिर, और कर्म श्रेष्ठ है, बुद्धि गौण है, तो आपके अपने कर्म अगर राइट है तो आपको भाग्य के साथ मिलेगा। और भाग्य से आप पल भर में कहीं के कहीं आ सकते। पल भर में अगर आपके मन में खोट है तो उसके फल वैसे मिलेंगे आपको। यानी डिले हो सकते हैं पर नहीं मिलेगा ऐसा। जैसे आपके मान लो कोई बैंक में 1000 रुपए जमा है जी, और आपने उसमें से 500 रुपए विड्रॉल किए। आप कैशियर के पास गया, कैशियर आपको डिले कर सकता है कि मराठी साहब आप रुक जाओ, अभी 5 लोग लाइन में हैं, पर वो कैशियर वो 500 रुपए अपने पास नहीं रख सकता, नहीं घर नहीं ले जा सकता, तो इनकार नहीं कर सकता उसको देने, और न वापस आपके खाते में जमा भी कर सकता है जी, न वो आपके खाते में जमा कर सकता है ना निकाल सकता है, नहीं, वो ओनली डिले कर सकता है। बराबर है, और डिले की भी लिमिट है। बराबर, बैंक बंद होने के पहले उसने आपको देना ही है। उसी प्रकार ग्रह आपके भाग्य स्थान में आए हैं तो भाग्य स्थान को छोड़ने के पहले वो आपको उसका फल लेके जाएंगे। देना ही है। और ग्रह निर्मोही है, उनको किसी से मोह नहीं है, किसी से दोस्ताना नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। वो आपके भाग्य स्थान में आए, मतलब हमारा भाग्य अच्छा हो ताकि हमने ही अच्छा कार्य करना चाहिए, हमने अच्छे विचार रखना चाहिए, हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और कर्म करने के पहले सबसे पहले हमको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन अगर आपका शुद्धता की ओर अगर जा रहा है तो आप ये देखो कि आपको भाग्य के साथ मिल रहा है। हम क्या हो रहा है, भगवे कपड़े वालों को देखकर, साधु सन्यासी को देखकर समझ में आ रहा है कि ये शुद्ध लोग हैं। ऐसा नहीं होता। हमने ये सोचना चाहिए कि हमारा जन्म पृथ्वी पे कहाँ से हुआ? माता पिता से। आज तक साधु से साधु पैदा नहीं हुआ, साध्वी से साध्वी पैदा नहीं हुई, तो इनका जन्म कहाँ से हुआ? माता पिता से ही हुआ। जो अपने माता पिता के नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे? नहीं, वो हमको क्या ज्ञान देंगे? बराबर। हर आदमी ने अगर इन लोगों को संदेश दिया कि पहले जाके अपने माता पिता की सेवा करो, फिर हमसे बात करो, तब ये जो भारत में और दुनिया में चल रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा और साधारण लोगों को समझ में आएगा कि हम कहाँ बैठे हैं। संसार में एक भी साधु में ताकत नहीं है, ताकत आप में है। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। ताकत गृहस्थी में है, क्योंकि भाग्य स्थान की राशि द्विस्वभाव की, और द्विस्वभाव यानी मेल एंड फीमेल दोनों भी, और उत्पत्ति मेल एंड फीमेल के मुलाकात से होती है। एक से नहीं, नर से संतान नहीं आएंगे, अकेले नर से, न अकेली नारी से आएगी जी, बिल्कुल नहीं आती। जैसे आप ये देखो कि दिवाली में जो लोग लक्ष्मी पूजन करते तो लक्ष्मी आती है जी, पर उस समय वाहन क्या बना? उल्लू बना। तो धन आएगा, परिवार के किसी न किसी की बुद्धि भ्रष्ट होगी।
और अगर उन्होंने लक्ष्मी नारायण का पूजन किया, लक्ष्मी के साथ नारायण, हाँ, तो वहां बना गरुड़, और वहां वो लक्ष्मी रहेंगी उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी। और वो भी कब रहेगी? जब आप लक्ष्मी को माँ का दर्जा दोगे। हाँ, लक्ष्मी को एक ही दुख है कि उनको संतान नहीं है। पार्वती जी को संतान है, गणेश जी, लक्ष्मी जी को संतान नहीं है। अच्छा, तो पृथ्वी का जो बुद्धिवान प्राणी लक्ष्मी को माँ के नजर से देखेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी। अच्छा, अच्छा। और लक्ष्मी पूजन हमेशा विष्णु जी के साथ में करना। लक्ष्मी नारायण का पूजन अगर करेंगे, तो आपके यहाँ की संपत्ति कभी पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। और अकेले आप लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहे तो वहां बन गया उल्लू, और वो आएगी भी वैसे और जाएगी भी वैसे। उल्लू पे आई तो एक पीढ़ी के ऊपर रहेगी नहीं, और एक पीढ़ी भी नहीं रहती, किसी न किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और वापस तुम करके वहां करके हो गए, दरिद्र हो गए, रोग आ गया, या कोर्ट में केसेस आ गए, हमने आप ही कटका और कहानी बन जाएंगी। वंस अपॉन ए टाइम एक बार हम करोड़पति थे, अरबपति थे, ऐसे कहानियां सुनी भी और पढ़ी भी है। और अब फिर आप बताते रहोगे, फिर आपके बच्चे भी बताएंगे हमारे दादाजी ऐसे आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। सही बात। उसका मेन कारण होता है। तो हमेशा मेल एंड फीमेल के साथ अगर हम ऑनर करते हैं, नर मादा के साथ करते हैं, जैसे नर मादा का पूजन जिनको करना है, रिस्पेक्ट जिनको देना है, तो आप उषा काल को नमन करो, संध्या काल को नमन करो। वहाँ डार्क एंड लाइट मिला हुआ है। डार्क जो है वो फीमेल है, लाइट जो है वो मेल है। उषा काल और संध्या काल में नर और मादा का मिलन है। इनको अगर जो आदमी रिस्पेक्ट देंगे, वो देखेंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्न का मतलब तिजोरी में नोट भरे ऐसा नहीं, सभी से उनका कोई काम रुकेगा नहीं, उसके संस्कार अच्छे रहेंगे। उनको कर्ज की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, खा पी के मस्त रहेंगे। ये भी तो बहुत बड़ी ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी आज के काल में तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। नोट भरे हुए कोई काम नहीं, नोट हम खा नहीं सकते। वो नोटों के चक्कर में मत रहो, अपने समय पे अपना काम हो रहा है, सबसे बड़ी संपत्ति वो है।